गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव VRB एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे और लास्ट में हम दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण हमें देखने को मिलता है के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर है आज रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला। जो रासायनिक सूत्र जो कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल होता है उसको सरल रूप में रिप्रेजेंट करते हुए हमारा रासायनिक सूत्र होता है। किसी भी तत्व या यौगिक या अणु को सरल से सरल रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हुए हमारा रासायनिक सूत्र कहलाता है। जो रासायनिक सूत्र होता है वो कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल होता है उसमें परमाणु होते हैं, उनकी संख्या और उनका जो अनुपात होता है उनको जो प्रतीक के रूप में प्रदर्शित यानी कि सिंबल के रूप में प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में बताता है। तो जो रासायनिक सूत्र में हम लिखेंगे किसी भी तत्व यौगिक और अणुओं को सरलतम रूप में प्रदर्शित करता है। और यह जो यौगिक या अणु होता है यौगिक और अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या और अनुपात को प्रतीक के रूप में प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल के लिए जल का जो रासायनिक सूत्र होता है उसको हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जल है उसका रासायनिक फॉर्मूला होता है H2O, जिसमें इससे हमें परमाणुओं की संख्या के बारे में पता चलता है। इसमें हाइड्रोजन के तो 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो इससे हमें परमाणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है और उनका अनुपात भी पता चल जाता है कि ये किस अनुपात में है। जैसे मीथेन है, मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, तो इसमें कार्बन की संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या 4 होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका भी फॉर्मूला होता है CO2, जिसमें हमारा कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 2 होती है। तो इस प्रकार से इनको सरल रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे नमक का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है, तो इसमें सोडियम की संख्या 1 और क्लोरीन की संख्या 1 होती है। तो इस प्रकार से जो रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला होता है वो किसी भी एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल को सरल रूप में प्रदर्शित करता है। और यह कंपाउंड और मॉलिक्यूल में उपस्थित उनके परमाणुओं की संख्या और अनुपात को प्रतीक के रूप में
यानी कि सिंबल के रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे जल का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो H2 होता है, मीथेन का CH4, कार्बन का CO2 और नमक का NaCl और नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है NO2 और जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 होता है। इस प्रकार से हम आसानी से रासायनिक सूत्र याद कर सकते हैं। जो रासायनिक सूत्र होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है मूल अनुपाती सूत्र, एक होता है अणु सूत्र और एक होता है संरचनात्मक सूत्र। रासायनिक सूत्र के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल फॉर्मूला। 3 प्रकार होते हैं इसके। एक तो होता है इसका मूल अनुपाती सूत्र, मूल अनुपाती सूत्र यानी कि इंपीरिकल फॉर्मूला। और दूसरा होता है इसका अणु सूत्र, मोलिकुलर फॉर्मूला। और थर्ड नंबर पर होता है इसका संरचनात्मक सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। मूल अनुपाती, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूल अनुपाती सूत्र के बारे में, फिर हम अणु सूत्र और फिर हम संरचनात्मक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मूल अनुपाती, सबसे पहले हम मूल अनुपाती सूत्र पढ़ेंगे। जो मूल अनुपाती सूत्र होता है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी पदार्थ में उपस्थित जो एलिमेंट होते हैं उनमें परमाणुओं का जो सरलतम पूर्ण संख्या का जो अनुपात होता है उनको मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। यानी कि जो मूल अनुपात, यानी कि जैसे कि ग्लूकोज होता है, एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। तो हम इनका मूल अनुपात निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4/8 है तो इसका मूल अनुपात, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मूल अनुपात हमारा 1/2 आता है। इसी प्रकार से हम जैसे ग्लूकोज का मूल अनुपात निकालेंगे तो 6, 12 और 6, तो ये 6 से कैंसिल हो रहा है तो 1:2:1, तो ये हमारा इसका मूल अनुपात निकल के आता है। इस प्रकार से ग्लूकोज का जो मूल अनुपात होता है वो होता है CH2O। ये हमारा इसका मूल अनुपात सूत्र कहलाता है। तो हम इसमें लिखेंगे कि किसी पदार्थ के जो कोई पदार्थ होता है उसके पदार्थ में उपस्थित तत्व के परमाणुओं, जो कोई भी एलिमेंट होता है पदार्थ में उसके परमाणुओं की सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात है। परमाणुओं की सरलतम, यानी कि सरल से सरल पूर्ण संख्या का अनुपात मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो तो C6H12O6 होता है और इसका मूल अनुपाती सूत्र, इसका जो मूल अनुपाती सूत्र होगा वो CH2O मूल अनुपाती सूत्र होता है। इसी प्रकार से जैसे ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो C4H10 होता है। तो इसका जो मूल अनुपाती सूत्र होता है वो, इसका जो मूल अनुपाती सूत्र आएगा वो हमारा C2H5 इसका मूल अनुपाती सूत्र होता है। तो जो मूल अनुपाती सूत्र होता है वो कोई भी पदार्थ होता है उसमें उपस्थित
परमाणुओं का जो सरलतम पूर्ण संख्या का अनुपात होता है वो मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है, यानी कि उनको सरल से सरल किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ग्लूकोज को C6H12O6 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो इसका रासायनिक फॉर्मूला होगा। लेकिन इसका जो मूल अनुपाती यानी कि इनको सरलतम अनुपात में रिप्रेजेंट करना है तो इसे हम मूल अनुपाती सूत्र कहेंगे। तो इसका जो मूल अनुपाती सूत्र होता है वो CH2O होता है। इसी प्रकार से ब्यूटेन का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो C4H10 होता है, लेकिन इसका जो मूल अनुपाती सूत्र होता है वो C2H5 होता है। अगला है हमारा अणुसूत्र। अणुसूत्र यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला। जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, कोई भी कंपाउंड होता है यानी कि यौगिक, उसका कोई भी एक अणु ले लो, उसमें उपस्थित जो भी एलिमेंट होता है उसमें परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे हमारा जल है, उसका रासायनिक फॉर्मूला H2 होता है, और जल हमारा क्या है, एक अणु है, तो इसका अणुसूत्र कहलाता है। किसी यौगिक में उसके एक अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, अणुसूत्र कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल जल है, जल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2 होता है, यही उसका जो जल है हमारा क्या है, एक अणु होता है, और यही उसका अणुसूत्र कहलाता है। इसी प्रकार से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से रिप्रेजेंट करती है, इसका केमिकल फॉर्मूला है, और यही इसका अणुसूत्र कहलाता है। तो जो अणुसूत्र होता है, कोई भी कंपाउंड होता है उसमें जो अणु होता है उसमें उपस्थित एलिमेंट के परमाणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए जल हमारा क्या है, एक अणु है, और इसको H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसका अणुसूत्र हो गया, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला हो गया। थर्ड नंबर पर हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि संरचनात्मक सूत्र। जो संरचनात्मक सूत्र होता है, किसी भी कंपाउंड की जो आणविक संरचना होती है उसको चित्र के माध्यम से रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसको चित्रात्मक निरूपण के द्वारा प्रदर्शित करता है। इसी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की आणविक संरचना यानी कि उनको स्ट्रक्चर के माध्यम से प्रदर्शित करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जल, और जो जल होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो हम इसकी संरचना के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसका मास नंबर भी 1 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका 1s1 होता है, यानी कि इसकी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और जो ऑक्सीजन है हमारा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p4, यानी कि इसकी जो बाह्यतम कक्षा होती है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, s में 2 और p में 4, और इसकी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो H2 होता है उसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, O तो बीच में आएगा एक तरफ, H एक तरफ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 होती है और ऑक्सीजन की संख्या 1 होती है। जो हाइड्रोजन होता है उसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको डॉट के माध्यम से डिनोट करेंगे, और इसमें भी हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। जो ऑक्सीजन है उसकी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ये और 4 ये, तो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट हम इस प्रकार से करेंगे, 2 तो ऊपर, 2 नीचे,
रेक इधर, रेक इधर। तो इस प्रकार से इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि इनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इसको डिनोट करें, जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर तो होता है 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 और 2p2, यानी कि जो इसकी बाह्यतम कक्षा होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, S में 2, P में 2। तो CO2 को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं COO। जो कार्बन है उस पर तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इधर, 2 इधर। और जो ऑक्सीजन है उस पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा में, S में 2 और P में 4। तो हम इसको जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनको इस प्रकार से डिनोट करेंगे, 2 ऊपर, 2 नीचे और 2 इधर। इसमें भी 2 ऊपर, 2 नीचे और 2 इधर। तो इसमें हमारा जो बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होता है इनके मध्य। कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड होता है CO2 के मध्य, और जो हमारा जल था उसमें सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य। तो इस प्रकार से हम इनको संरचना के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो संरचनात्मक सूत्र है वो योग कंपाउंड में उपस्थित परमाणुओं की आणविक संरचना, यानी कि उनकी अणु की संरचना को प्रदर्शित करता है। ये हमने इन स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है स्ट्रक्चर के माध्यम से। इसमें हमने एक तो जल का एग्जाम्पल लिया और एक CO2 का एग्जाम्पल लिया। तो ये हमने रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ा और उसके प्रकार, उसके 3 प्रकार होते हैं, एक तो मूलानुपाती सूत्र होता है, एक अणु सूत्र और एक संरचनात्मक सूत्र। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। केमिकल रिएक्शन जो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से अधिक रासायनिक पदार्थ परस्पर अंतःक्रिया करके खुद से अलग एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, वह हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ भी हो सकता है, 1 या 1 से अधिक पदार्थ भी हो सकता है, और वे आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको तो अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें लिखेंगे 1 या 1 से अधिक पदार्थ परस्पर अंतःक्रिया करके स्वयं से भिन्न यानी कि खुद से अलग नए पदार्थ का निर्माण करता है। वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में 1 या 1 से अधिक पदार्थ मिलकर और आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं।
उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। और अभिकारक को कहते हैं रिएक्टेंट। जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक और जो नए पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे A+B कोई पदार्थ है, दो पदार्थ हैं और एक नए पदार्थ AB का निर्माण करते हैं, तो जो A+B है ये तो हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और जो AB है वो हमारा उत्पाद हो गया यानी प्रोडक्ट। तो ये तो हो गया अभिकारक। जो नया पदार्थ बन रहा है उसे हम उत्पाद कहते हैं यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, वह हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या समान होनी चाहिए, जब भी हमारी जो अभिक्रिया वो संतुलित मानी जाएगी, नहीं तो हमारी जो रिएक्शन है वो असंतुलित होगी। रासायनिक अभिक्रिया में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या और समान संख्या होगी तो हमारी जो अभिक्रिया है वो संतुलित होगी। तभी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो तभी रिएक्शन संतुलित मानी जाएगी, जो अभिक्रिया है वो संतुलित मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे जल का निर्माण होता है H2O। लेकिन यहाँ पर हम परमाणुओं की संख्या देखेंगे, दोनों तरफ परमाणुओं की जो हमारी संख्या है वो समान है या नहीं। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, टोटल हमारे 4 परमाणु हैं। यहाँ पर 4 परमाणु हैं और इधर देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन तो 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो टोटल हमारे 3 परमाणु हैं। यहाँ पर जो हमारे एटम है उनकी संख्या समान नहीं है, तो ये हमारी जो रिएक्शन है वह असंतुलित होगी। असंतुलित अभिक्रिया कहेंगे हम इसे, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ जो एटम है उनकी संख्या समान नहीं है। अब हम इस रिएक्शन को संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2H2 + O2, तो हमारे नए पदार्थ का निर्माण होगा 2H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो ये हमारी जो अभिक्रिया है वो संतुलित होगी, संतुलित अभिक्रिया यानी कि बैलेंस रिएक्शन होगी, संतुलित अभिक्रिया होगी। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ समान होनी चाहिए, जो तभी हमारी जो रिएक्शन है वो संतुलित मानी जाएगी, नहीं तो हमारी रिएक्शन असंतुलित होगी। यहाँ पर तो 4 परमाणु थे और यहाँ पर 3, तो हमारी जो रिएक्शन थी वो असंतुलित थी। जब हमने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया तभी हमारी जो रिएक्शन है वो संतुलित हुई। तो इस केमिकल रिएक्शन में दोनों तरफ, इस साइड भी और उस साइड भी, दोनों तरफ एटम की संख्या समान होनी चाहिए। अब हम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन।
रासायनिक अभिक्रियाओं के कई प्रकार हैं जिनके बारे में हम एक एक करके अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, इसके नाम से ही पता चल रहा है संयोजन या योगात्मक। संयोजन या योगात्मक का अर्थ है दो या दो से अधिक पदार्थों का जुड़ना यानी कि एक होना। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वह हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें दो या दो से अधिक जो अभिकारक वो आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो या अभिकारक अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे A प्लस बी मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे AB का, तो इसमें क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे C प्लस O2, जो कार्बन है वो ऑक्सीजन आपस में जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तो यह हमारी संयोजन अभिक्रिया यानी कि ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो जो हमारी रिएक्शन होगी वह संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। जैसे N2 प्लस 3H2 मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं 2NH3, तो इसमें हमारे नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इधर भी 2 है, और हाइड्रोजन की संख्या 6 है, इधर भी 6 है, तो ये हमारी क्या होती है, अभिक्रिया संतुलित होती है और ये आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो ये हमारी कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अगली रिएक्शन है हमारी वियोजन कह दो या विघटन या अपघटन या विखंडन अभिक्रिया। वियोजन, विघटन, विखंडन या अपघटन अभिक्रिया। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन, विघटन, विखंडन या अपघटन का अर्थ है अलग होना। विखंडन का मतलब होता है कि टूटना, जिसे इंग्लिश में डिकम्पोज कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एक यौगिक होता है वो उष्मा यानी कि हीट, प्रकाश और विद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक यौगिकों में टूट जाता है यानी कि अलग हो जाता है, वह हमारी वियोजन अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया में हम लिखेंगे, इस अभिक्रिया में एकल उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, उष्मा यानी कि हीट, प्रकाश यानी कि लाइट और विद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक अभिकारकों में अलग या विभक्त हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में जो एकल उत्पाद होता है वो उष्मा
प्रकाश और विद्युत के प्रभाव से दो या दो से अधिक अभिकारकों यानी कि रिएक्टेंट में विभक्त हो जाता है तो वह हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कोई ए हमारा एकल उत्पाद है और वह प्रकाश, विद्युत और ऊष्मा से B+C में टूट जाता है तो वह हमारी जो रिएक्शन होती है वो डिकम्पोजिशन यानी कि वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए जो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो हमारा एकल उत्पाद है और वह CaO प्लस CO2 यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में अलग हो रहा है तो यह हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगली हमारी रिएक्शन है विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन का मतलब होता है किसी को उसके स्थान से अलग करना यानी कि डिस्प्लेस करना। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव यानी कि अधिक क्रियाशील एलिमेंट होता है वो कम क्रियाशील एलिमेंट को उसके स्थान से अलग कर देता है यानी कि उसके स्थान पर खुद आ जाता है तो वह हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है यानी कि उसके स्थान से अलग कर देता है, उसको दूसरे स्थान पर भेज देता है और स्वयं यानी कि जो अधिक क्रियाशील एलिमेंट था वो उसके स्थान पर स्वयं उसके स्थान पर पहुंच जाता है, उसके स्थान पर चला जाता है। यानी कि जो ताकतवर एलिमेंट था वो जो कमज़ोर एलिमेंट होता है उसको उसके स्थान से हटा देता है और खुद उसके स्थान पर चला जाता है तो वह हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया वो दो प्रकार की होती है, एक तो होता है एकल विस्थापन और एक होता है द्विविस्थापन, दूसरा होता है द्विविस्थापन। इस एकल विस्थापन इसमें तो एकल विस्थापन में तो एक बार ही विस्थापन होता है और उसमें दो बार विस्थापन होता है। इस एकल विस्थापन में जिस एलिमेंट की क्रियाशीलता ज़्यादा होगी वह दूसरे एलिमेंट को यानी कमज़ोर एलिमेंट को उसके स्थान से हटा देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए A+BC है, अगर इस A की क्रियाशीलता ज़्यादा है यानी कि यह अधिक क्रियाशील एलिमेंट है, जो A है हमारा अधिक क्रियाशील एलिमेंट है, अधिक क्रियाशील तत्व है तो ये इसके स्थान पर चला जाएगा, इस B के स्थान पर चला जाएगा। B है वो हमारा कम क्रियाशील तत्व है यानी कि कमज़ोर एलिमेंट है, ये हमारा लेस रिएक्टिव है, कम क्रियाशील तत्व है। तो A की क्रियाशीलता ज़्यादा है तो ये A है वो B के स्थान पर चला जाएगा और B को अलग कर देगा तो हमारी रिएक्शन होगी B+AC। जो A है वो B को विस्थापित करके C के पास चला जाता है, या A की क्रियाशीलता ज़्यादा है और C की कम है तो वह C को उसके स्थान से विस्थापित कर देगा, इस C को उसके स्थान से हटा देगा तो हमारी रिएक्शन होगी C को उसके स्थान से हटा देने पर A+AB। जो A है वो B के पास चला, इस प्रकार से हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो A है हमारा अधिक क्रियाशील एलिमेंट है और B है हमारा कम क्रियाशील एलिमेंट, तो जो A है वो
बी के स्थान पर चला जाता है और बी को हटा देता है, बी प्लस ए सी, या जो सी है हमारा कम क्रियाशील एलिमेंट है और ए की क्रियाशीलता ज़्यादा है तो जो ए है हमारा वो इस सी के स्थान पर चला जाएगा और सी को अलग कर देगा। और जो द्विविस्थापन होता है उनमें विस्थापन, जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके मध्य विस्थापन होता है। आयनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें आयन होते हैं यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, वो हमारे आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। यानी कि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। द्विविस्थापन, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है वो हमारी आयनिक यौगिकों के मध्य होती है। आयनिक यौगिकों के मध्य पाया जाता है। और इस अभिक्रिया में क्या होता है, आयनिक यौगिकों में आयनों का विनिमय यानी कि एक्सचेंज होता है। आयनों का क्या होता है, विनिमय। विनिमय का मतलब है एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी कि उनका स्थान बदलता है। जो द्विविस्थापन अभिक्रिया वो आयनिक यौगिकों के मध्य होती है। आयनिक यौगिक वे होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और इनमें आयनों का एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा NaOH प्लस HCl। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जिसमें सोडियम पर तो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पर हमारा नेगेटिव। इसमें H पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो इसमें आयनों का एक्सचेंज होगा तो जो सोडियम है वो Cl के पास चला जाता है, NaCl प्लस जो इसमें एक हाइड्रोजन बचा है वो इस OH के पास आ जाता है तो H2O का निर्माण होता है। इनकी सोडियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण होता है। तो ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। जो हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है वो केवल जो जलीय विलयन होते हैं उन्हीं में पाई जाती है। द्विविस्थापन जलीय विलयन में संपन्न होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया केवल जलीय विलयन में होती है। और क्यों होती है जलीय विलयन में, क्योंकि उसमें जो आयन होते हैं वो उपस्थित होते हैं। जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जो जलीय विलयन होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया केवल जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उन्हीं में होती है। तो हम पढ़ रहे थे विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील तत्व यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से अलग कर देता है। वह हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। और जो अधिक क्रियाशील एलिमेंट था वो उसके स्थान पर चला जाता है और उसको उसके स्थान से हटा देता है। और यह दो प्रकार की होती है, एक तो होता है एकल विस्थापन और एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन में हमने यह एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह समझ लिया। और द्विविस्थापन केवल जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उन्हीं में पाया जाता है, क्योंकि आयनिक यौगिकों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और उनमें जो आयन होते हैं उनके मध्य एक्सचेंज यानी कि वे अपना स्थान बदलते हैं। जैसे NaOH प्लस HCl, जिनमें Na पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर नेगेटिव चार्ज होता है और H पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये अपने स्थान एक्सचेंज कर रहे हैं। जो सोडियम है वो तो क्लोरीन के पास और जो हाइड्रोजन है वो इस OH के पास आ जाता है। और यह अभिक्रिया केवल जलीय विलयन में संपन्न होती है, क्योंकि जलीय विलयन में आयन मौजूद होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी प्रकाशीय अभिक्रिया।
प्रकाशीय अभिक्रिया जिसे फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यह अभिक्रिया केवल सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है। इसके नाम से ही पता चल रहा है फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो यह केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसका एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसाइंथेसिस। एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जल होता है। इसमें हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लस जल होता है और यह किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है? सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। और इस प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। इसमें जल का निर्माण होता है और ऑक्सीजन का और ग्लूकोज का। यहाँ पर जो परमाणु उनकी संख्या समान होनी चाहिए। यहाँ पर जो कार्बन है उनकी संख्या 6 है, तो यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 6 है और ऑक्सीजन की संख्या 12 यहाँ पर है और 12 यहाँ पर है। जो ऑक्सीजन है उसकी संख्या 24 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर और 12 यहाँ पर, तो हमारी 24 हो गई। और जो हाइड्रोजन की संख्या हमारी यहाँ पर 24 है, तो इधर भी 24 होनी चाहिए, 12 यहाँ पर और 12 यहाँ पर। तो ये हमारी जो रिएक्शन है वो संतुलित रिएक्शन है। तो जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है और इसका एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मध्य रिएक्शन होती है और किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो हमारे ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये हमारा ग्लूकोज है प्लस जल है और ऑक्सीजन है और हमारा ऑक्सीजन गैस है। तो इस प्रकार से जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है वो संपन्न होती है। तो आज हमने सबसे पहले जो रासायनिक सूत्र है उसका बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला के बारे में पढ़ा और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा। जो रासायनिक सूत्र होता है उसके 3 प्रकार होते हैं, एक मूल अनुपाती सूत्र होता है, एक अणु सूत्र और एक संरचनात्मक सूत्र होता है। फिर हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया या अंतःक्रिया करके खुद से भिन्न एक अलग पदार्थ का निर्माण करते हुए हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की संख्या समान होनी चाहिए। फिर हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़े। उसमें सबसे पहले हम पढ़ा संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। फिर सेकंड पर पढ़ा हमने वियोजन, विघटन या विखंडन या अपघटन अभिक्रिया, जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई जो एकल उत्पाद होता है वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, यानी कि विभक्त हो जाता है।
फिर हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील एलिमेंट होता है वो कम क्रियाशील एलिमेंट को उसके स्थान से हटा देता है, और खुद होता है वो उसके स्थान पर चला जाता है और उसको उसके स्थान से अलग कर देता है। और यह दो प्रकार से होता है, एक तो एकल विस्थापन और एक द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में जो विस्थापन होता है वो केवल एक बार ही होता है और द्विविस्थापन में 2 बार होता है। और जो द्विविस्थापन होता है वो केवल आयनिक कंपाउंड के मध्य होता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाशीय अभिक्रिया। यह अभिक्रिया केवल सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है और इसका एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण। और इसका जो फॉर्मूला होता है, ये प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला होता है, जिसमें जो 6CO2 + 12 H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो ये हमने रासायनिक अभिक्रिया का 2 या 3 प्रकार ही बचा है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।